Hey everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिचुएशनल इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स का 13 सेशन। बहुत ही टाइम बाद ये सेशंस आ रहे हैं, बहुत बार हमने डिस्कस किए हैं पहले के 12 सेशंस, आप चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैं ना अब आज बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाली हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस का, बिकॉज मुझे बहुत सारे मेरे सेशंस पे लोग कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर देते हो टॉपिक को, राइट। तो यहाँ पे हैं ये 15 क्वेश्चंस। आई ट्राई कि मैं ज़्यादा ना समझाऊं, लेकिन क्योंकि आदत ख़राब है तो कुछ कुछ तो मुझे समझाना ही पड़ेगा, राइट। ऐसे तो मज़ा भी नहीं आएगा। सो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले के सेशंस आई होप सो आपने देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, ठीक है। सिचुएशनल इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या होते हैं? ये होते हैं हाइपोथेटिकल और रियल। और टिप्स क्या है इसको आंसर करने के लिए? स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस को रीड करिए, एचआर टर्म्स जानिए अच्छे से, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जानिए डिफरेंट डोमेन्स की, एचआर की, और प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस जहां से भी मिलते हैं। मेरे यहाँ चैनल पे एक प्लेलिस्ट है सिचुएशनल इंटरव्यू क्वेश्चंस की, वहां पे 12 सेशंस आए हुए हैं, वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत हेल्पफुल रहे हैं। एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ, ये सारे क्वेश्चंस मुझे किसी ना किसी कमेंट सेक्शन में मिले हैं अपने किसी ना किसी वीडियो में, राइट। तो मैंने ट्राई किया है अपनी जितनी मुझे नॉलेज है प्रैक्टिकल और जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पे मैंने आंसर कर सकूँ। हो सकता है, क्या हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन के आंसर सही ना हो, तो प्लीज ब्लेम ना करें, बहुत अच्छे से रिसर्च करें, सबके लॉजिक समझें, तभी आंसर करें कहीं भी, राइट। तो चलिए चलते हैं। ये जो मुझे क्वेश्चंस मिले हैं आज वो हैं रुद्बी हैं, ये इन्होंने वीडियो रिज्यूमे का मेरा एक सेशन आया था, जॉब एप्लीकेशन की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां पे इन्होंने मुझे ये क्वेश्चंस दिए थे। काफ़ी टाइम पहले आए थे, टाइम नहीं हो पाया और बहुत सारे सेशंस रिक्वेस्टेड थे तो मैंने वो अपलोड किए थे। आज हम इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, अंडर द कोड ऑन वेजेस द पेमेंट ऑफ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट टू एन एम्प्लॉय नीड्स टू बी मेड इन डैश डेज। सिंपल है, कोड ऑन वेजेस हमारा आया हुआ है, हम डिस्कस भी करेंगे इसको। मेरा एक सेशन भी आया है अभी रिसेंटली जिसमें मैंने बताया है कौन कौन से कोड आए हैं और क्या क्या चेंजेस हुए हैं। कोड ऑन वेजेस पे एक स्पेशल मैं सेशन जरूर लाऊंगी, कोड ऑन वेजेस 2019 पे, राइट। तो वहां पे देख लेंगे। इसका सिंपल आंसर है 2 वर्किंग डेज, राइट, क्योंकि एक्ट में ही लिखा हुआ है तो वहीं से आ जाता है 2 वर्किंग डेज में हमें पेमेंट करना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डैश इज कंसिडर्ड एज इंजन ऑफ चेंज। क्या चीज इंजन ऑफ चेंज कहलाई जाती है? तो यहाँ पे एक है एडाप्टिव कल्चर फर्स्ट, फिर है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, मोटिवेशन ऑफ मैन पावर और पर्सनल डेवलपमेंट। अब समझिए, इंजन ऑफ चेंज, एडाप्टिव कल्चर, मेरे अकॉर्डिंग मुझे नहीं लग रहा है कि ये थोड़ा कम, मुझे लग रहा है कि कल्चर को अडेप्ट करना, एडाप्टिव होना, ये मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है चेंज में। हो सकता है लेकिन एक और इससे ज़्यादा हो सकता है, इसलिए मैं उसे ज़्यादा प्रेफर करूंगी। रिक्रूटमेंट प्रोसेस ये कोई इंजन ऑफ चेंज नहीं है। मोटिवेशन ऑफ मैन पावर, मैन पावर का मोटिवेशन भी इंजन ऑफ चेंज नहीं हो सकता। पर्सनल डेवलपमेंट मुझे ज़्यादा लगता है, डी वाला मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करूंगी। अगर पर्सनल, जो पर्सनल कौन है, हमारे एम्प्लॉयज़, उनका डेवलपमेंट होगा तो ऑब्वियसली चेंज आएगा, राइट। इस वजह से मैंने इसको चूज किया है। पर्सनल डेवलपमेंट का मीनिंग यहाँ पर इस वजह से ज़्यादा आ रहा है कि अगर हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं जिन्हें हमने हायर करा है उनका डेवलपमेंट होगा तो चेंज ज़रूर आएगा कंपनी में, राइट। मोटिवेशन ऑफ मैन पावर ये है, ये भी ला सकता है लेकिन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। और रिक्रूटमेंट प्रोसेस मतलब डेवलपमेंट, अब ये जो डेवलपमेंट है एम्प्लॉयज़ का, ये बहुत सारे लेवल पर होगा, आप उन्हें सब तरीके की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, मोटिवेशन भी देंगे, ये एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, राइट। इंसेंटिव्स, इंक्रीमेंट्स, बोनस, प्लस उनकी ट्रेनिंग, उनके डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से हम उन्हें अडॉप्ट कर सकते हैं, तो इसमें सारा कुछ आ जाएगा पर्सनल डेवलपमेंट में, इसलिए मैंने इसको चूज किया है। ऊपर के भी हम सारे इसमें कवर कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू सजेस्ट अ ह्यूमन रिसोर्स वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग मॉडल। ये मुझे नहीं पता, तो अब ऐसा है कि मैंने क्या करा है ह्यूमन रिसोर्स वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग मॉडल तो नहीं है, लेकिन मैंने जब इसको सर्च करा ना तो और सारी बुक्स वगैरह मैंने सर्च करी, तो चलिए उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं क्या है। सबसे पहले है, नीचे से चलते हैं, चलिए, एस.के. भट्टाचार्य की एक बुक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे, राइट, क्योंकि मुझे नहीं पता थी, मैंने भी सर्च ही करी है, आप भी गूगल आउट कर सकते हैं। तो एस.के. भट्टाचार्य पे जो बुक है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
मतलब S.K. भट्टाचार्य जो ऑथर हैं, उनकी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बुक है, मुझे इससे रिलेटेड नहीं मिली है, ह्यूमन रिसोर्स वैल्यूएशन या अकाउंटिंग मॉडल से। कोहलर है, कोहलर मुझे कहीं ऐसे फाइंड आउट नहीं मिल पाए हैं, मैं नहीं इन्हें फाइंड आउट कर पाई हूँ कि इनकी कौन सी बुक है, तो इन्हें मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। S.K. चक्रवर्ती हैं, इनकी आई हुई है एक बुक मैनेजमेंट बाय वैल्यूज, एंड खान एंड जैन है, इनकी आई हुई है फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे। तो मैं खान एंड जैन को इसलिए रिकमेंड करूंगी क्योंकि अकाउंटिंग मॉडल और फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहीं ना कहीं लिंक कर रहा है, तो यहाँ पे ये खान एंड जैन हो सकती है। बट स्टिल मैं डिस्क्लेमर दे रही हूँ, प्लीज इसको जरूर सर्च कर लें प्रॉपरली, राइट। और अगर आपको भी आंसर्स मिलते हैं ना, तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में दें, और लोगों की भी हेल्प होगी, मैं भी अपडेट होंगी, फाइन। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एन एम्प्लॉयर टू पे ग्रेचुटी फॉर एलिजिबल एम्प्लॉयज एज पर द ग्रेचुटी एक्ट 1972। क्या कह रहे हैं ये, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एज पर ग्रेचुटी एक्ट 1972 एम्प्लॉयर को ग्रेचुटी देने का, ठीक है, मतलब एम्प्लॉयज को क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो अब इसमें देखते हैं, एनी एम्प्लॉयर विद 50 एम्प्लॉयज और मोर नहीं है, एनी एम्प्लॉयर विद 20 एम्प्लॉयज और मोर नहीं है, एनी एम्प्लॉयर विद 10 एम्प्लॉयज और मोर यही है, विद 1 एम्प्लॉय नहीं है, राइट। सिंपल एक्ट में लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे ना एलिजिबिलिटी में तो पता चल जाएगा स्टार्टिंग में ही। ग्रेचुटी एक्ट भी मैं लेकर आऊंगी, आई नो मैं बहुत बार कह चुकी हूँ लॉज आने वाले हैं, यस काफ़ी कुछ काम हो भी गया है, लेकिन अभी कुछ चीज़ें पेंडिंग है इसलिए वो नहीं आ रहे हैं, राइट। लेकिन आई ब्रिंग, आप चेक भी कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा 10 एम्प्लॉयज और मोर अगर है एम्प्लॉयर में के पास, तो ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, आपको देना जरूरी है ग्रेचुटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कहाँ पे आ गए हैं हम, फिफ्थ पे आ गए हैं। इफ एन एम्प्लॉयर डज नॉट कंप्लाई विद पॉश एक्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम फाइन अ गवर्निंग अथॉरिटी में इम्पोज। देखिए ये सारे एक्ट से रिलेटेड हैं, ये अगर आप वैसे भी सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। मॉनेटरी पेनल्टी कितनी है, बी है 50,000, ए नहीं है, सी नहीं है और डी नहीं है, ठीक है। ये आप अपने आप अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, बी है 50,000 पॉश एक्ट के अकॉर्डिंग। चलिए मॉनेटरी पेनल्टी है ये। सिक्स्थ आता है हमारा, नेक्स्ट आ जाते हैं, चलिए सिक्स्थ पे, अ कंटेंट राइटिंग कंपनी एक्सपेंडिंग द क्रू ऑफ राइटर्स रिक्वायर्स प्रूफ रीडर्स, what steps would you take in your new position as a human resource manager for the company। क्या है भाई, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। कंटेंट राइटिंग कंपनी है, वो ना बहुत सारे राइटर्स अपॉइंट करना चाहती है। क्रू ऑफ राइटर्स रिक्वायर्स प्रूफ रीडर्स, सॉरी, एक्सपेंडिंग द क्रू ऑफ राइटर्स रिक्वायर्स प्रूफ रीडर्स चाहिए हमें। क्रू ऑफ राइटर्स एक्सपेंड हो रहे हैं तो हमें प्रूफ रीडर्स तो चाहिए भाई। क्या होता है जब हम कंटेंट राइटिंग होती है, कोई कंपनी होती है तो लिख दिया लोगों ने, लेकिन उसके बाद ना प्रूफ रीडिंग करते हैं दूसरे, क्योंकि कहते हैं ना यार अपनी गलती खुद से पता नहीं चलती, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रूफ रीडिंग के लिए लोग चाहिए हमें। व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक इन योर न्यू पोजीशन एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर फॉर द कंपनी। एक पहला पढ़ते हैं, कैंडिडेट्स आर हायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस ऑन अ लाइव जॉब दैट हैज बीन एलोकेटेड टू देम ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रोसेस। लाइव जॉब में आप कैसे परफॉर्मेंस देखोगे, एकदम आप कुछ ही चीजें तो चेक कर सकते हो। प्रूफ रीडर चाहिए आपको, एकदम से अगर कोई अच्छी प्रूफ रीडिंग करेगा तो क्या आप उसे सिलेक्ट कर लोगे, थोड़ा सा कम बैठता है ये, राइट। क्योंकि काम ऐसा है जहाँ पे हम कंटेंट राइटिंग की ही हमारी कंपनी और हम क्रू ऑफ राइटर्स यहाँ पे एक्सपेंड कर रहे हैं और उन्हें क्या चाहिए, प्रूफ रीडर्स। तो प्रूफ रीडर्स जो चाहिए वहां पर ऐसा नहीं हुआ कि आपने लाइव जॉब में कुछ करने को दे दिया और हाँ 2 4 5 आपने कराए और हाँ उन्होंने कर लिए और बस हम उन्हें सिलेक्ट कर लेंगे, ऐसे नहीं हो पाएगा, राइट। कैंडिडेट्स बी, कैंडिडेट्स विद एक्सेप्शनल रिटन कम्युनिकेशन एबिलिटीज शुड बी कंसिडर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट। क्या करेंगी रिटन कम्युनिकेशन एबिलिटीज, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए प्रूफ रीडर्स, राइट। मुझे रीडिंग वाले बंदे चाहिए, बहुत ही एक्सेप्शनल रिटन कम्युनिकेशन एबिलिटी है, अच्छा लिख लेते हैं, लेकिन ये वाली कला नहीं है, खाली लिखना नहीं होता और कम्युनिकेशन एबिलिटी ही है। यहाँ पे ये नहीं है कि बहुत अच्छे राइटर्स आप अपॉइंट कर रहे हो, ठीक है। इस यहाँ पे प्लीज नोट करें कि किस पॉइंट में क्या कहा हुआ है, ठीक है, फोकस करें उस चीज पर कि इसमें कह क्या रहे हैं। तो इसमें रिटन कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन कैन बी जनरल, कोई भी अच्छा कम्युनिकेशन होने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी राइटर बन जाएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन बहुत लोगों के अच्छे होते हैं बट दैट डजंट मीन कि वो राइटर बन जाएंगे। फॉर राइटिंग बहुत सारी और भी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, जिसमें से कम्युनिकेशन एक चीज होती है, लेकिन सब कुछ कम्युनिकेशन ही नहीं होता,
राइट बहुत सारा माइंड प्रोसेस, थॉट प्रोसेस होता है जो राइटिंग के पीछे होता है, लिखना आसान नहीं होता इतना। नेक्स्ट आता है सी को छोड़ के चलते हैं डी पे। एम्प्लॉयर्स आर लुकिंग फॉर कैंडिडेट्स हु आर एंथुजियास्टिक अबाउट राइटिंग इन जनरल। एंथुजियास्टिक है लेकिन कुछ पता नहीं है अभी, ठीक है, कोई भी एंथुजियास्टिक हो सकता है, इंटरेस्टेड हो सकता है, तो ऐसे थोड़ी हायर कर सकते हैं। क्रू ऑफ राइटर्स को चाहिए, प्रूफ रीडर्स। सी पढ़ते हैं कैंडिडेट्स विद पास्ट वर्क एक्सपीरियंस शुड बी गिवन सीरियस कंसिडरेशन। बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट करूंगी मैं, पास्ट वर्क एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे कंटेंट राइटिंग की ही कंपनी है, क्रू ऑफ राइटर्स है और उन्हें चाहिए प्रूफ रीडर्स। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं चल पाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमें पास्ट वर्क एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट आता है सेवेंथ। A team of member works with two clients, Europe and the USA, and has very odd hours. He has to stretch for at least 4 to 5 hours more every day, hampering his work-life balance. As the firm's HR, how will you figure out the situation? क्या हो रहा है? टीम मेंबर है, उसके पास दो क्लाइंट, एक यूरोप का एक यूएस का, भाई वेरी ऑड आवर्स है, स्ट्रेच करने पड़ते हैं डेली 4 से 5 घंटे, जिसकी वजह से उसकी जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो इम्पैक्ट हो रही है। एज एन एचआर हमें क्या करना होगा, बहुत ज़रूरी है, देखिए हमें वर्क लाइफ बैलेंस एज एन एचआर ध्यान रखना एम्प्लॉयज़ का। ऐसा नहीं है कि हाँ बस किसी भी तरीके से हमें तो काम से मतलब है, सैलरी ले रहे हो भैया काम करो, नहीं, कितने दिन तक कर पाएगा आदमी, नहीं कर पाएगा। और फिर क्या होगा, उसे जहाँ दूसरी कंपनी में ऐसा अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा जहाँ पे लोग उसको उसके वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करेंगे, वो जल्दी से वहाँ चला जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, एज अ ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल, एज कह सकते हैं बैलेंस करने वाला, एक ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशन को बैलेंस करता है, तो हमें ध्यान रखना है कि हम एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का ध्यान रखें, राइट। तो एम्प्लॉय ऐसे काम नहीं कर पाएगा, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है और हमें ये कन्विंस भी करना चाहिए कंपनी में। मैं अक्सर कहती हूँ बहुत ज़रूरी है, हम जो गलतियां हो रही हैं अगर कंपनी में होती हैं तो उन्हें भी कंपनी में बताएं, एम्प्लॉयर को भी बताएं, चाहे एम्प्लॉय के सामने ना बताएं बट स्टिल आपको नोटिफाई करना चाहिए कि हम क्या चीज़ गलत कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ के साथ, राइट, और उसमें हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ जो है वर्क लाइफ बैलेंस को इम्पैक्ट कर रही है। तो चलिए, हाउ विल यू फिगर आउट द सिचुएशन? चेंज द क्लाइंट ऑफ द कंपनी फर्स्ट। भाई क्लाइंट ही चेंज कर दो। क्यों चेंज कर दो? ऐसे तो बहुत तरीके के क्लाइंट आएंगे, बहुत सारी कंपनीज आएंगी, बहुत सारी कंट्रीज से काम जुड़ेगा। भाई एक्सपेंशन क्या है? अगर हम एक्सपेंशन की तरफ जाते हैं, हम अपने प्रोजेक्ट्स इंक्रीज करते हैं, हम कंपनीज का एक्सपोजर करते हैं, हम अगर उसे वाइड वैरायटी लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो हम कैसे ऐसे एसोसिएट कर पाएंगे कि क्लाइंट चेंज कर करके? नहीं, ऐसे तो टाइम बहुत खराब होगा, हमारा गुडविल भी खराब होगा और क्लाइंटेज भी नहीं मिलेगी, ऐसे छोड़ते रहेंगे। चेंज द टीम ऑफ द एम्प्लॉय। टीम चेंज कर दीजिए, उससे क्या होगा? ये प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट करेगी ना भाई, कौन हैंडल करेगा, कैसे करेगा, उस पर तो आपने बात ही नहीं करी। फिर आते हैं असाइन टू एम्प्लॉयज फॉर डिफरेंट टाइम जोन, बात करेंगे इसके बारे में। डी, आस्क द एम्प्लॉय टू सेटल फॉर सम टाइम एंड कंटिन्यू विद द सेम टाइम जोन। क्या कह रहे हो आप एम्प्लॉय से? भैया ठीक है, थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाओ और फिर यही टाइम कर लो। अरे क्या होगा उससे? दोबारा से आपने उससे वही चीज कह दी कि नहीं हम कुछ भी तुम्हारे लिए नहीं करेंगे, थोड़ा दिन सेटल हो और फिर से यही टाइम दे देंगे, तो फिर से वही प्रॉब्लम हो जाएगी। वर्क लाइफ बैलेंस का क्या होगा? नहीं, ये भी बिल्कुल सेट नहीं होगा। सी ऑप्शन सबसे बेस्ट है, असाइन टू एम्प्लॉयज फॉर डिफरेंट टाइम जोन। भाई डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट यही तो होती है, यही तो डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट होती है, इसीलिए तो होती है, ठीक है। तो हमें यही करना है, असाइन टू एम्प्लॉयज फॉर डिफरेंट टाइम जोन। भाई अलग अलग टाइम जोन हो रहे हैं ना, जिसकी वजह से 4-5 घंटे स्ट्रेच करना पड़ रहा है, तो 2 एम्प्लॉयज कर दीजिए अलग अलग, एलोकेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है, आप सोच रहे होंगे कि इतना मैंने स्ट्रेच क्यों करा, मुझे फिर वही वाली चीज़ आ जाती है। पहले भी मैं इस तरह की चीज़ें डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन शायद अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो मुझे बताना बनता है। जो जो इसमें ऐसे पॉइंट्स है ना यार, जो एचआर को ध्यान रखने चाहिए, वो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप मुझे कुछ भी कहें कि मैं बहुत स्ट्रेच करती हूँ, लेकिन मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी। बिकॉज देखिए फिर वही होगा कि खाली हम डिग्री ले लेके पहुंच जाएंगे, खाली हम ट्रेनिंग लेके पहुंच जाएंगे, लेकिन ये जो छोटी छोटी सी सेंसिटिविटी चीज़ें हैं, सेंसिटिव चीज़ें हैं, जो एक एचआर को पता होनी ज़रूरी है, ये कौन हमें बताएगा, राइट। इसी वजह से मैं ये फोकस कर रही हूँ। डी, recently the management has imposed stringent deadlines on the employees, causing them to feel overburdened.
The staff are highly exhausted, resulting in a decrease in production. How will you deal with this as the company's human resource manager? देखिए फिर वही वाली बात आ गई ना, स्ट्रिंजेंट डेडलाइंस, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोज कर दी हैं डेडलाइंस के भाई ये काम इतने में ही होना चाहिए, बहुत ही ओवरबर्डन फील करने लगे हैं, स्टाफ एग्जॉस्ट होने लगा है, डिक्रीज होने लगा है प्रोडक्शन। वही जो हम 7th में डिस्कस कर रहे थे कि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होगा तो आदमी कैसे काम करेगा। ठीक है, तो ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखना, हम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, कैसे हैंडल करेंगे, चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। इंस्ट्रक्ट द पर्सनल ऑन हाउ टू डील विद द करंट सर्कमस्टांस, जो एम्प्लॉइज है ना उनको इंस्ट्रक्ट कर दीजिए कि कैसे डील करना है। ये जो स्ट्रिंजेंट डेडलाइंस इम्पोज करी गई हैं भाई उसका क्या होगा, राइट? तो चलिए कुछ तो करना पड़ेगा ना इसका, ऐसे कैसे बस आपने इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि हाँ भाई ऐसे ऐसे काम कर लो। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। बी, गिव द मैनेजमेंट वन फाइनल वर्ड ऑफ कॉशन। बस मैनेजमेंट को एक फाइनल वर्ड ऑफ कॉशन दे दो और कुछ भी हेल्प मत करो, कुछ मत करो। हम बैलेंस करने के लिए तो हमें मैनेजमेंट को भी प्रॉपर चीज सजेस्ट करनी पड़ेगी और एम्प्लॉय को भी बैलेंस करना पड़ेगा, खाली एक फाइनल वर्ड देने से कुछ नहीं होगा। सी, रिक्वेस्ट दैट द मैनेजमेंट बी अ लिटिल मोर लेड बैक विद द एम्प्लॉइज। अब मैनेजमेंट से कह दीजिए कि भाई थोड़ा सा शांत हो जाइए एम्प्लॉइज के साथ, फिर भी मैटर कैसे सॉल्व होगा? स्ट्रिंजेंट डेडलाइंस लगाई हैं अगर मैनेजमेंट ने तो ये तो होगा ना कि भाई उसे काम जल्दी चाहिए होगा, राइट? तो भाई उसका कुछ सोल्यूशन तो निकालेंगे। डी, वर्क विद द मैनेजर एंड द टीम टू कम अप विद अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। सबसे बेस्ट डी है, मैनेजर्स के साथ बात कीजिए, टीम के साथ बात कीजिए और कॉमन कम अप विद अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, कैसे हम काम कर सकते हैं, प्लानिंग कैसे करेंगे काम की। सबसे बड़ी चीज देखिए, काम होना ही होना है कंपनी में, हमें कुछ मिडल तो वे निकालना पड़ेगा ना। ऐसा कैसे होगा कि हाँ भाई एम्प्लॉय को या तो हमने एडवाइस कर दिया या हमने मैनेजमेंट को एडवाइस कर दिया कि भाई तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, अलग अलग। क्योंकि जो ऊपर के पॉइंट है देखिए उसमें हर में ये है कि या तो फर्स्ट पॉइंट में हमने एम्प्लॉयज को कर दिया या फिर हमने सेकंड पॉइंट में मैनेजमेंट को एक वर्ड दे दिया या फिर सी में हमने क्या करा भाई, ठीक है भाई भूल जाओ एम्प्लॉयज को, इतना ज्यादा बर्डन मत करो मैनेजमेंट, ये कर दिया। तो ये तो आधी अधूरी कहानी हुई ना, काम कौन करेगा, काम तो होना ही है ना, काम एम्प्लॉयज करेंगे। तो हमें क्या करना है भाई, मैनेजर और टीम के साथ बैठिए और हाँ डिस्कस करिए कि भाई कैसे काम हो सकता है। सबके पास सोल्यूशंस होते हैं और डिस्कशन से बहुत सारी चीजें निकल कर आती हैं, और जब आप इन्वॉल्व करेंगे ना अपने एम्प्लॉयज को, मैनेजर्स को, टीम को, तो बहुत अच्छा सोल्यूशन निकल कर आएगा, क्योंकि काम करने के लिए सब आए हैं, राइट? तो ये सबसे बेस्ट रहेगा। चलिए आई थिंक स्ट्रेच होता जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन ही ऐसे हैं कि मैं अगर नहीं बताऊँ ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। चलिए 9th, एन एम्प्लॉय इज इन मिड्स ऑफ हिज और हर नोटिस टर्म एंड विशेस टू बी रिलीज्ड अ डे और टू सूनर देन द स्पेसिफाइड रिलीज डेट, बट द कंपनी कैन नॉट अकोमोडेट द रिजल्ट। What do you want to do in your new position as human resource manager for the company? क्या करना है भाई, नोटिस टर्म के मिड में है एक एम्प्लॉय और वो क्या कह रहा है, और वो जाना चाहता है जल्दी से, लेकिन कंपनी नहीं अकोमोडेट कर रही है। तो बहुत ही कॉमन है कि भाई नोटिस पीरियड से पहले आदमी जाना चाहता है एम्प्लॉय। होता भी है कि एक इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है, लगता है यार बस जल्दी से छोड़ दूं मैं कंपनी को। और न्यू पोजीशन में है, अच्छा आपने न्यू पोजीशन ली एज एन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, तो भाई क्या करेंगे कंपनी में। चलिए नीचे से पढ़ना स्टार्ट करें। डी, यू शुड टर्न डाउन द एम्प्लॉयज रिक्वेस्ट फॉर अ पे इंक्रीज। क्या करना है भाई, मैं पे दे दूंगा ज्यादा, कितने दिन बचे हैं उसके, 2 3 4 दिन बचे हैं, अ डे और अ टू सूनर, लेकिन टर्न डाउन द एम्प्लॉयज रिक्वेस्ट फॉर अ पे इंक्रीज। अच्छा मतलब एम्प्लॉय को कह दो कि भाई तुम नीचे कर लो अपनी रिक्वेस्ट और मैं तुम्हें 2 3 दिन के ज्यादा पैसे दे दूंगा। देखिए अगर उसको जाना है, कोई रीजन भी हो सकता है, खाली आप पैसा दिखाकर ये करेंगे तो ये थोड़ा सा सही नहीं है। एज रिक्वेस्टेड बाय द एम्प्लॉई शुड बी रिलीव्ड फ्रॉम हिज ड्यूटीज। देखिए अगर काम है ना तो ये करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, ये करना मुश्किल हो जाएगा। एक मिनट मैं डी वाले पॉइंट को ना दोबारा समझाना चाहती हूँ। ये 2 या 3 दिन के लिए ना पे इंक्रीज ऐसे नहीं किया जाता, ये नॉर्मली ऐसा नहीं होता। बहुत ही कुछ अर्जेंट हो या बहुत ही कोई स्पेसिफिक अर्जेंट 2 दिन के लिए प्रोजेक्ट हो जिसपे सबको इंसेंटिव्स मिल रहे हो, इस तरीके कोई चीज हो तो एक्सेप्शनल है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। मतलब ये नॉर्मली कंपनीज में इस टाइप से नहीं होता कि आप 2 दिन में आपको पैसे ज्यादा दे दूंगा और आप रुक जाओ,
ठीक है, इस तरह से नहीं होता। जब उसका नोटिस पीरियड है तो आपको उसे कन्विंस करना चाहिए। ठीक है, चलिए सी वाला मैंने कर लिया, एज रिक्वेस्टेड बाय द एम्प्लॉय शुड बी रिलीव फ्रॉम हिज ड्यूटीज। बी आता है कस्टमर ऑफ द एम्प्लॉय शुड बी चेंज एज क्विकली एज पॉसिबल। भाई कस्टमर चेंज करके क्या हो जाएगा, एज क्विकली एज पॉसिबल, एम्प्लॉय का कस्टमर चेंज कर दो। ये भी मुझे नहीं थोड़ा सा सही लग रहा है। उसके बाद आता है ए, इंस्ट्रक्ट द एम्प्लॉय टू पोस्टपोन द डिसीजन फॉर अ कपल ऑफ मोर डेज। देखिए यहाँ पर ना मैं एक चीज कहूंगी, क्योंकि डी वाला ऐसा होता नहीं है कंपनीज में प्रैक्टिकली, ओके, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको एग्री नहीं कर रही हूँ कि ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। हम कभी ऐसा करते नहीं है कि भाई 2 दिन के लिए पे इंक्रीज कर दिया, इस वजह से मैं इसको नहीं ले रही हूँ। ए पॉइंट जो है, इंस्ट्रक्ट द एम्प्लॉय टू पोस्टपोन द डिसीजन फॉर अ कपल ऑफ मोर डेज, यहाँ जो इंस्ट्रक्ट वाला सीन है ना, ये इंस्ट्रक्ट मैं ए को ले रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं प्रैक्टिकली ये इंस्ट्रक्ट नहीं होता है, इसे कह सकते हैं आस्क द एम्प्लॉय टू पोस्टपोन द डिसीजन फॉर अ कपल ऑफ मोर डेज। देखिए उसका जो नोटिस पीरियड है वो अभी रिमेनिंग है, तो लॉजिकली लीगली आप उसको रोक सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो इंस्ट्रक्ट वर्ड यूज किया गया है ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। मैं इसमें ये कह सकती हूँ डिस्कस विद द एम्प्लॉय या फिर आस्क द एम्प्लॉय। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि और सारे ऑप्शंस मुझे कम लग रहे हैं, तो ये ए ही होगा। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इंस्ट्रक्ट मेंशन है, लेकिन मैंने आपको बता दिया प्रैक्टिकली अगर ये सिचुएशन आपके पास आती है तो हम आस्क करते हैं, डिस्कस करते हैं एम्प्लॉय के साथ, इंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं। ओके, इंस्ट्रक्ट नहीं होना चाहिए प्रैक्टिकली। आप कह सकते हैं एम्प्लॉय को लीगली लॉजिकली कि भाई ये चीज़ें आपको पता है, आप बॉन्ड पे हो या आप कॉन्ट्रैक्ट पे हो, या बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट पे भी नहीं हो, आप नोटिस पे हो अगर, तो आपको आप प्लीज़ पोस्टपोन करिए अपना डिसीजन और रुक जाइए इस काम के लिए। ठीक है, डी वाला वैसे नहीं होता है, इस वजह से मैंने नहीं इसको लिया है। बी वाला हो सकता है कि शायद किसी सिचुएशन में प्रैक्टिकली किया जा सके कि भाई चलो अब इस काम को दूसरा इंसान कर लेगा, लेकिन ये होता है कि जब पूरा काम एक एम्प्लॉय ने किया है ना, तो उसको ही 2-3 दिन के लिए रोका जाता है कि वो ही फिनिश ऑफ करके चला जाए। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें बता दिया है जो प्रैक्टिकली होता है। आई होप सो क्लियर होगा, आप इसका सेकंड ओपिनियन बिल्कुल ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इज 10th, अ कंपनी इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन नीड्स अ सीनियर ग्राफिक डिजाइनर as the firm's human resources manager. How will you identify the proper fit? ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, पहले भी सेशंस में। तो क्या है, क्या चाहिए, सीनियर ग्राफिक डिजाइनर पोजीशन जरूर देखिएगा। ठीक है, एक्सपेंशन कर रहे हैं हम, प्रोसेस में हैं, और सीनियर ग्राफिक डिजाइनर चाहिए। एज द फर्म ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हम कैसे प्रॉपर फिट देखेंगे। द ग्राफिक डिजाइनर्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, कम्युनिकेशन क्या करेगा, ग्राफिक डिजाइनर चाहिए मुझे, उसकी डिजाइनिंग की एबिलिटी मुझे चाहिए। कम्युनिकेशन क्या करेगा उसमें कि अच्छा कम्युनिकेट कर लेता है, उसको मैंने रख लिया, क्या चीज कम्युनिकेट करेगा, मुझे डिजाइनिंग चाहिए उसकी अच्छी। ठीक है, द ग्राफिक डिजाइनर्स एबिलिटी टू वर्क क्विकली, जल्दी काम करे, जल्दी करे लेकिन खराब करे तो चलेगा, नहीं चलेगा। क्विकली वाला यहाँ पे कोई काम नहीं है, सीनियर पर्सन है, ऐसे क्विकली नहीं कहीं पे भी हम बात कर रहे हैं कि भाई बहुत जल्दी है, कोई प्रोजेक्ट आया हुआ है। अगर क्वेश्चन में ही मेंशन होता कि 2 दिन में करना है या कुछ डेडलाइन में हमें ये करना है, राइट, और हमें बस किसी तरीके से काम करके देना है, नहीं तो लॉसेस हो जाएंगे, तब हम बी वाले पॉइंट को देख सकते थे कि हाँ भाई जल्दी काम कर सकता है तो उसे ले लो। यहाँ पे सीनियर ग्राफिक डिजाइनर है तो हमें एक प्लान्ड आदमी चाहिए। द ग्राफिक डिजाइनर्स वर्क इज डिस्प्लेड इन हिज पोर्टफोलियो। एंड डी आता है प्रीवियस रेफरेंस जॉब्स हैव प्रोवाइडेड फीडबैक ऑन देयर प्रीवियस पोजीशंस। देखिए ऐसा है, ये ना कुछ आई डोंट नो, जैसे ही मुझे कमेंट बॉक्स में मिले हैं जो ये क्वेश्चंस, मैंने एज इट इज पेस्ट कर दिया है। जिन्होंने ये पेस्ट करे उन्होंने भी कहीं से जस्ट कॉपी पेस्ट ही करे हैं, तो हो सकता है इसमें या तो थोड़ी सी माइनर गलती हो पॉइंट्स में या फिर लिखने में। कई बार मुझे लगता भी है पॉइंट्स में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं या तो ग्रामेटिकल एरर है या फिर पॉइंट्स ही कुछ एरर है। यहाँ पे देखिए जो सी पॉइंट है ना, कहीं ना कहीं वो ये कहना चाह रहा है कि भाई पोर्टफोलियो देख के हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज कुछ ऑल दो गड़बड़ है। द ग्राफिक डिजाइनर्स वर्क इज डिस्प्लेड इन हिज पोर्टफोलियो,
तो वर्क इज डिस्प्लेड इन हिज पोर्टफोलियो में आपने कहीं नहीं लिखा है कि एक्सीलेंट वर्क है, अच्छा वर्क है, क्या है, बट स्टिल मुझे ऐसी लग रहा है कि हम वर्क के बेसिस पे, उसका जो पोर्टफोलियो है उसके वर्क के बेसिस पे उसको सिलेक्ट करेंगे। तो सी वाला ऑप्शन मुझे ज्यादा लग रहा है। डी में है कि भाई प्रीफिल जो रेफरेंस जॉब्स है ना, उन्होंने उसका फीडबैक दिया हुआ है। तो देखिए फीडबैक जो रेफरेंस है वो ना काम के बाद देखा जाता है, मतलब पहले हमारा इंटरव्यू होता है, उसके बाद बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और रेफरेंस चेक होता है। ओके, ऑल्दो जब हम इंटरव्यू लेते हैं और जब हम सारा असेसमेंट कर रहे होते हैं तो हम रेफरेंसेस को देख लेते हैं कि हाँ भाई उन्होंने क्या लिखा हुआ है, अगर रेफरेंसेस अवेलेबल होते हैं कहीं पर रिटन में, फाइन। ये सिलेक्शन के लिए यूज नहीं होता है रेफरेंस, ठीक है। जब हम इनिशियली किसी पर्सन को सिलेक्ट करना चाहते हैं उसके काम के बेस पे ना, तो काम ही देखा जाता है, या तो हम इंटरव्यू करके उसका टेस्ट लेते हैं या फिर उसका वर्क देखते हैं। तो सी वाला मुझे ज्यादा लग रहा है कि सी हो सकता है। डी वाला पॉइंट तो इसके बाद आता है कि जब हमें काम हमने सब देख लिया तो यार अब ना कहीं से रेफरेंस भी ले लो कि भाई पीछे फीडबैक क्या है, ठीक है, पहले का फीडबैक क्या है। तो मुझे सी लगता है। लैंग्वेज मैंने आपको बता दी कि कहीं ना कहीं हो सकता है शायद इसमें लैंग्वेज का कुछ एरर हो, लेकिन मीनिंग सी वाले का जो मुझे समझ आ रहा है वो यही है। चलिए, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है विच वन इज नॉट अ डायरेक्ट मेथड टू सॉल्व एन इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट। कौन सा मेथड डायरेक्ट नहीं है इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट को हैंडल करने का। इग्नोरिंग द कन्फ्लिक्ट, ऑब्वियसली ये तो डायरेक्ट है ही नहीं, लेकिन चलिए और डिस्कस करते हैं। परसुएशन, परसुएशन मतलब सामने से परसुएट करना, डिस्कस करना, आना, पूछना कि भाई क्या हो रहा है। नेक्स्ट इज डोमिनेशन बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट डोमिनेट करेगा तो भैया ये तो डायरेक्ट ही मेथड हुआ ना, सामने से डोमिनेट करेगा तो ये तो डायरेक्ट मेथड में ही आता है। रिमूविंग द की पर्सन, की पर्सन को रिमूव कर दो, ये भी डायरेक्ट ही आ रहा है। तो क्या होगा, इग्नोरिंग द कन्फ्लिक्ट, क्या हुआ, डायरेक्ट नहीं हुआ, अपने आप सॉल्व हो जाएगी, राइट। इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट है, हो सकता है ग्रुप में कुछ चल रहा हो, ठीक है, तो इंटर ग्रुप है, मत करिए। अगर इनडायरेक्ट मेथड क्या हो सकता है, अपने आप शायद सॉल्व हो जाए, तो इनडायरेक्ट मेथड है, इग्नोर कर दीजिए कन्फ्लिक्ट को। और सारे ऐसे मेथड्स हैं जो सामने से डायरेक्ट हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। परसुएशन भी, डोमिनेशन बाय मैनेजमेंट भी, रिमूविंग द की पर्सन भी, फाइन। सो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। 12th, the program designed to contribute towards the total health of employees to enable a productive and satisfied workforce is known as। क्या क्वेश्चन है, प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है हेल्थ एम्प्लॉयज की towards contribution towards the total health of the employee to enable a productive and satisfied workforce। हम काम कर सके हेल्थ पे एम्प्लॉयज की, जिस वजह से प्रोडक्टिव और हमारी जो एक सेटिस्फाइड वर्कफोर्स है वो आ सके। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है ये ईपीए। तो ईपीए क्या है, पहले तो इक्वल पे एक्ट है ये, जब मैंने इसको सर्च करा तो ये यही निकला, तो ये नहीं बनता है। नेक्स्ट आता है ईएपी, इसके बारे में अभी बात करेंगे। फिर है पीईए, तो इसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, पीईए का कोई भी रिलेशन नहीं आ रहा है यहाँ से निकलकर। और अब आते हैं हम बी पे। बी क्या है, एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम, ठीक है। ईएपी की जो फुल फॉर्म है वो है एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम, जिसको हम कह सकते हैं काउंसिल करना एम्प्लॉयज को काउंसिल करना, वो हेल्प कर सकता है उनकी हेल्थ में, जिससे हमारी जो वर्कफोर्स है वो सेटिस्फाइड भी हो सकती है, प्रोडक्टिव भी हो सकती है। काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा पावर होती है, मोटिवेशन एंड काउंसलिंग में बहुत पावर होती है। तो ये हो जाएगा हमारा ईएपी, क्या है, एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम, राइट। और जो है इनका नहीं आता रिलेशन, और नन हमारा बैठेगा नहीं, क्योंकि बी मुझे सबसे बेस्ट इसमें लग रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 13th पर। एन एम्प्लॉय पार्टिसिपेट्स इन अ डिसिप्लिनरी प्रोसीजर एंड प्रूव्स दैट द कंप्लेंट एविडेंस प्रोवाइडेड इज फॉल्स और मेलिफाइड। दिस टाइप ऑफ एक्शन इज कॉल्ड एज। क्या कहता है ये एक्शन। सो चलिए देखते हैं। एम्प्लॉय ने क्या पार्टिसिपेट किया, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर में पार्टिसिपेट किया एंड प्रूफ किया, एंड प्रूव्स दैट द कंप्लेंट, ये जो एविडेंस है वो क्या है, फॉल्स है या मेलिफाइड है। तो इस एक्शन को क्या कहेंगे। फर्स्ट आता है इनएप्रोप्रिएट एक्शन, तो इनएप्रोप्रिएट एक्शन नहीं कहा जाएगा इसको, ठीक है। उसके बाद आता है बी, मतलब ऐसा नहीं है कि इनएप्रोप्रिएट है, कि ऐसा है ही नहीं, फॉल्स और मेलिफाइड की बात हो रही है यहाँ पर ना, तो इनएप्रोप्रिएट एक्शन नहीं आएगा यहाँ पे, यूज नहीं होगा।
ठीक है। उसके बाद आता है क्योंकि स्पेसिफिक वर्ड्स दिए हुए हैं नीचे इसलिए हम इनएप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। ये भी है, अगर नहीं कुछ भी दिया होता तो हम कह सकते कि हाँ इनएप्रोप्रिएट है, नहीं है, ये बिल्कुल है ही नहीं, एप्रोप्रिएट ही नहीं है, राइट। यहाँ पे क्योंकि और उससे सिमिलर ऑप्शंस दिए हुए हैं नीचे इसलिए हम उनकी बात करेंगे। इसके बाद आता है मैल फंक्शन और मेलाफाइड एक्शन। मैल फंक्शन क्या होता है, कोई भी खराबी, फॉल्ट या फिर डिफेक्ट। मेलाफाइड क्या होता है, मेलाफाइड एक्शन होता है हमारा इलीगल या फिर फॉल्स, राइट। अब कौन सा ज्यादा मैच कर रहा है, कौन सा मैच कर रहा है, सी वाला कर रहा है। नन हो नहीं सकता क्योंकि ऊपर से एक ऑप्शन मेरे पास है तो नन नहीं हो सकता। मेल फंक्शन मैंने बता दिया है, कोई भी चीज खराब है जिसमें फॉल्ट है या डिफेक्ट है। और लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, हम डिफेक्ट या फॉल्ट की बात नहीं कर रहे हैं, राइट। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फॉल्स और मेलेफाइड की। तो ये कहाँ से मैच कर रहा है, मेलेफाइड एक्शन। मेलेफाइड एक्शन होता है इलीगल या फिर फॉल्स, ठीक है। अगर आप इसे गूगल आउट करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा इन सबके वर्ड्स के मीनिंग। सबसे अप्रोप्रिएट हमारा सी वाला बैठ रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हमारा कौन सा आता है 14th। चलिए 14th देख लेते हैं। 14th में है मेरे पास ये क्वेश्चन, द HR टर्मिनोलॉजी यूज टू डिस्क्राइब द इंसिडेंट ऑफ एम्प्लॉय remaining unattended from duty without any information to the supervisor or company or any leave approval is called। तो चलिए क्वेश्चन अब बहुत अच्छा है। क्या कह रहे हैं, HR की टर्मिनोलॉजी में एक ऐसा इंसिडेंट जिसमें एम्प्लॉई अनअटेंडेंट रहा बिना इंफॉर्मेशन के सुपरवाइजर या कंपनी को, और कोई उसने लीव का अप्रूवल नहीं लिया, उसे क्या कहेंगे, राइट। तो चलिए ए है इसमें हमारा इनएप्रोप्रिएट, राइट। ए है हमारा इनएप्रोप्रिएट। इनएप्रोप्रिएट क्या होता है भाई, इनएप्रोप्रिएट क्या हुआ, नीचे इससे बेस्ट ऑप्शंस हैं इसलिए हम इनएप्रोप्रिएट पे नहीं आएंगे। मतलब अगर देखें इनएप्रोप्रिएट एक जनरल वर्ड है कि ये अप्रोप्रिएट नहीं है, ये सही नहीं है। अब सही गलत क्या मतलब, अगर एम्प्लॉय नहीं इन्फॉर्म कर पाया तो इसमें आप सही गलत क्या कहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनएप्रोप्रिएट वर्ड यूज नहीं होगा। यहाँ पे हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं कि भाई उसने एम्प्लॉय ने इन्फॉर्म नहीं किया है सुपरवाइजर को, कंपनी को, और वो उसने लीव प्रॉपर नहीं ली है, ठीक है। तो बी है हमारा लॉस ऑफ पे, सी आता है एब्सेंटिज्म फ्रॉम ड्यूटी, और डी आता है हमारा कैजुअल लीव। अब इसमें आता है क्या होता है एब्सेंटिज्म फ्रॉम ड्यूटी और कैजुअल लीव। कैजुअल लीव तो ये है ही नहीं, एब्सेंटिज्म फ्रॉम ड्यूटी, एब्सेंट है वो, एब्सेंट वहां पे हम यूज कर रहे हैं जहां पे हमें इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ क्या होगा, जहां तक मुझे पता है इसने लीव नहीं ली है तो ये लॉस ऑफ पे ही होगा। रिमेनिंग अनअटेंडेड फ्रॉम ड्यूटी विदाउट एनी इंफॉर्मेशन टू द सुपरवाइजर और कंपनी और एनी लीव अप्रूवल। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बहुत ज्यादा बैठता है, लॉस ऑफ पे। मतलब ऐसी सिचुएशन में लॉस ऑफ पे होगा जहां पर लीव नहीं ली गई है, आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी है सुपरवाइजर को या कंपनी को। नॉर्मली यही प्रोसीजर होता है कि आपको इन्फॉर्म करके लीव लेनी होती है, चाहे आप पहले दिन करें चाहे आप उसी दिन करें, तभी आपकी लीव लगती है। और एब्सेंटिज्म फ्रॉम ड्यूटी, एब्सेंट होना होता है। एब्सेंट हम तब उसको मान रहे हैं जब उसने हमें इन्फॉर्म कर दिया है कि हमें पता है कि वो एब्सेंट है, राइट। इसको ऑल दो हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि जैसे नॉर्मली कहा जाता है कि वो आया नहीं है तो वो एब्सेंट है, चाहे उसने इन्फॉर्म किया है चाहे नहीं किया है, राइट। यहाँ पे ये भी हो सकता है जैसे हमारे स्कूल में होता था अक्सर कि प्रेजेंट या एब्सेंट दो ही होते थे, वहाँ कोई पे तो होती नहीं थी, तुम लॉस ऑफ पे के बारे में या लीव विदाउट पे के बारे में तो बात कर नहीं सकते, राइट। तो हमारे लिए यही चीज थी कि भाई हम या तो कोई पर्सन प्रेजेंट है या कोई एब्सेंट है, ठीक है, या कोई लीव पर है, राइट। ये भी एक चीज होती थी कि लीव पर है, ठीक है। तो वो लीव तो हमारी कैजुअल लीव हुई या फिर इन्फॉर्म करी हुई हुई। बी वाला मुझे ज्यादा लग रहा है लॉस ऑफ पे, सी मैं इसको सेकंड पे रख सकती हूँ, राइट। तो बी हो सकता है लॉस ऑफ पे होगा इसमें, तो यहाँ पे लॉस ऑफ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा 15th। चलिए 15 देखते हैं, व्हाट डज लीप स्टैंड फॉर इन कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट में लीप क्या होता है, हम बात करेंगे किसी दिन कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की। होपफुली मैं एक सेशन जरूर लाऊंगी, कन्फ्लिक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग सोचते होंगे मैं बहुत सारे सेशन बोल देती हूँ, कुछ आते हैं कुछ नहीं आते हैं, तो यार सच में इतनी सारी रिक्वेस्ट है ना कि सारे सेशन लाना
बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। शूट करने जब मैं बैठती हूँ ना, तो बस बहुत सारे कर भी लेती हूँ, बहुत सारे आ भी जाते हैं, फिर भी बहुत सारे रह जाते हैं, तो चलिए आते रहेंगे। व्हाट डज लीप स्टैंड फॉर इन कन्फ्लिक्ट? लीप का मतलब क्या है? तो लीप क्या है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। लिसन, एम्पथाइज, एग्री, पार्टनर। लिसन, एनकरेज, एग्री, पार्टनर। लुक, एनकरेज, एग्री, पार्टनर। लिसन, एम्पथाइज, आंसर, पार्टनर। अब देखिए, इसमें मैं आपको ना बहुत ही सिंपल सा तरीका बताती हूँ, ऐसे ना बहुत आप कंफ्यूज होंगे। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं जो कि लीप के दिए हुए हों, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है, हमें इसे जोड़ना है कन्फ्लिक्ट से। मैं ना आपको आंसर ऐसे भी बता सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप खुद से समझना सीखें, खुद से अपडेट होना सीखें कि हम किसको आंसर कैसे कर सकते हैं। तो जब हमारी बात आ रही है कन्फ्लिक्ट की, तो कन्फ्लिक्ट से हम इसे जोड़ेंगे। तो कन्फ्लिक्ट से जब हम इसे जोड़ना शुरू करेंगे, तो सबसे पहली चीज लिसन, लिसन तो आएगी। लुक क्या करना है, देखना क्या है? नहीं, हमें सुनना पड़ेगा। कन्फ्लिक्ट हो रही है ना, तो हमें सुननी पड़ेगी। अब सुनने में क्या होगी? एनकरेज, क्या चीज एनकरेज करोगी? बी वाले में देखिए आप काटते जाएंगे, सी वाला हमारा कट गया क्योंकि लुक नहीं हो सकता, लिसन वाले लेने हैं हमें सारे, हमें सुनना है। ठीक है, अब आता है एनकरेज। ठीक है, जो कम वाला है वो देखते हैं। बी में लिसन के बाद आ रहा है एनकरेज। तो एनकरेज क्या करेंगे? लड़ाई को एनकरेज तो नहीं कर सकते ना, मतलब कन्फ्लिक्ट हो रही है, डिस्प्यूट हो रही है, तो एनकरेज तो नहीं कर सकते हम, तो ये भी खत्म हो जाएगा, बी वाला खत्म कर दीजिए। राइट, इसके बाद हमारे बचते हैं ए और डी। यहाँ आइए, एम्पथाइज, एम्पथाइज सही आ रहा है। डिक्शनरी मीनिंग इसका जरूर देखिएगा क्या होता है, गूगल करके एम्पथाइज। एम्पथाइज यहाँ पे मेरा बिल्कुल ठीक आ रहा है। एम्पथाइज का मतलब मैं चलिए खुद ही बता देती हूँ आपको, अंडरस्टैंड करना सिचुएशन को, फीलिंग्स को। ठीक है, एम्पथाइज का मतलब होता है सिचुएशन को और फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना। तो यहाँ पे क्या है, हम सुन रहे हैं और अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आंसर और पार्टनर। क्या आंसर करेंगे? एग्री और पार्टनर। ठीक है, कंफ्लिक्ट को हमें खत्म करना है, कहीं ना कहीं एग्री करना और पार्टनर करना। ठीक है, ये पॉइंट आ जाएगा हमारा लास्ट, तो ये हो जाएगा मेरा ए। ए आता है मेरा इसमें 15th में, तो आई होप सो ये बेनिफिशियल होगा। और भी 2 सेशंस इसमें रिमेनिंग है, वो भी बहुत जल्दी आएंगे। आई होप से बेनिफिशियल हो रहे होंगे, हेल्पफुल है, मुझे जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।